जानते हैं हम ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक को 30 दिनों में कवर करने का लक्ष्य लेकर के चले हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने मौर्य काल से पहले तक के जो भी टॉपिक्स है उसे कवर किया है। आज हम मौर्य काल से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं मौर्य काल का जो अगर समय काल कहा जाए, मौर्य काल के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर आपने थ्योरी का इसका बुक नहीं पढ़ा है तो जरूर आप इसे पढ़िए। हम भी यहाँ पर थ्योरी क्लास आपको करवाएंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव जो बुक है इसको कवर करते हैं। दोस्तों अगर मौर्य काल की बात करें तो इसका शासन काल जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 322 साल पहले से लेकर के 185 साल पहले तक के समय काल को मौर्य काल का समय काल कहा गया। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम हम अगर कहें तो विष्णुगुप्त है और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। आगे देखिए कहा जा रहा है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस की तुलना करी जाती है, ठीक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य का यानी कि चाणक्य का यानी कि विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं या फिर ये इसमें किसी अन्य सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र के रिलेटेड पहलुओं पर विचार किया गया है, ठीक है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो वो था आपका अशोक। वह शासक कौन था जो कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की उन्होंने हत्या की थी। तो वो था आपका अशोक। याद रखिएगा सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो कारुवा की। ऐसे अभिलेखों से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक की जो पत्नी थी कारुवा की, उन्होंने इन्हें प्रभावित किया। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से प्राकृत अर्धमागधी प्राकृत का उपयोग किया था। याद रखिएगा अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया था, ठीक है। अच्छा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था, ठीक है। अच्छा, निम्न में वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम दीवान पियादसी भी था। तो ये अशोक ही था। याद रखिएगा अशोक का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो दीवान पियादसी भी था। आगे देखिए किस निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश जो है गुप्त राजवंश, कुषाण, कण्व, ये सब मौर्य शासन काल के बाद, मौर्य काल के बाद आए। तो यहां पर प्राचीनतम हो जाएगा मौर्य, ठीक है। कौटिल्य या फिर चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो ये बौद्ध धर्म को अंगीकार इन्होंने कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद करी थी। तो याद रखिएगा ये चाणक्य है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से चाणक्य ने ही उनकी मदद की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो याद रखिएगा बौद्ध कला का। सांची जो है बौद्ध कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था, पन, ठीक है। याद रखिएगा मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सभी के सभी मौर्य वंश के शासक हैं। अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासक थे। कौन? हर्यंक वंश के शासक थे अजातशत्रु। निम्न में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र कुणाल। याद रखिएगा ये राहुल किनका पुत्र है। तो भगवान बुद्ध का, ठीक है।
आगे देखिए, और बिंदुसार अशोक के पिताजी का नाम, तो ये सब आगे बात करते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। आगे देखिए, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में उनमें इस मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो मालवा, गुजरात, मालवा जो मध्य प्रदेश वाला रीजन वाला है, गुजरात तो जानते हैं, महाराष्ट्र, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सब क्षेत्रों को सबसे पहले जीता। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने सबसे पहली बार जीते? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये थे आपके अशोक। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना करी? तो ये थे आपके अशोक। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में। जबकि पाटलिपुत्र मगध की मतलब मगध की राजधानी आप कह सकते हैं, मेन जगह था, लेकिन यहीं पर आपको अशोक के शिलालेख नहीं मिलते। जबकि गिरनार में अशोक का शिलालेख है, कांधार में है, टोपरा में है, इन सब जगहों पर अशोक के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, तो ये चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। इसकी ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। आगे देखिए, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो याद रखिएगा, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। ठीक है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। आगे हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह आपका इंडिका है, मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का इंडिका, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। मेगास्थनीज कहाँ से आए थे, किसके राजदूत थे, ये आप जानते होंगे। चलिए बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो जो मौर्य राजा थे जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और ये कौन कौन से श्रेणी थे, जब हम थ्योरी क्लास करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर डिटेल में हम पढ़ने लगे तो फिर बहुत डिले हो जाएगा, इसीलिए केवल क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक नीतियों पर। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये सभी के सभी क्षेत्र थे। जबकि आपका श्रीलंका अशोक के क्षेत्र में शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। बराबर, जो कि जहानाबाद जिला में पड़ता है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो याद रखिएगा, आजीविकों ने। आजीवक धर्म के जो उपासक थे, उनके द्वारा बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। और आजीवक धर्म का जो प्रतिपादन या फिर इनके जो संस्थापक थे, वो मक्खली गोसाल थे। कौन? मक्खली गोसाल। याद रखिएगा, किस लेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस लेख से? याद रखिएगा, जो आपका रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदमन के बारे में हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में सबसे पहला जो अभिलेख है या फिर शुद्ध रूप से करने वाले यही थे, रुद्रदमन। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। पश्चिम भारत तक, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात वाले क्षेत्र तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ये था आपका भाब्रू स्तंभ। याद रखिएगा, अशोक ने जिस स्तंभ में अपने आप को मगध का सम्राट बताया था, तो वो आपका था भाब्रू स्तंभ। याद रखिएगा, भाब्रू स्तंभ। ठीक है,
यहाँ पर दिया गया है कुछ नाम दिए गए हैं और उसके उपनाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इन उपनाम को। ठीक है, सबसे पहला चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस यूनानियों के द्वारा कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस यूनानियों के द्वारा कहा जाता था। उसके बाद देखिए बिंदुसार को अमित्र घात, यानी कि जो उसका दुश्मन है उसको वो छोड़ेगा नहीं, मित्र का घात नहीं करेगा लेकिन अमित्र घात है। ठीक है, दुश्मनों का घात करने वाला बिंदुसार। अशोक का जो उपनाम था ये पियदस्ती के नाम से भी जानते हैं और चाणक्य विष्णुगुप्त हैं ही। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस आपका, बिंदुसार अमित्र घात, अशोक प्रियदर्शी और चाणक्य आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, अब देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही स्थापित किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है आपके कालसी में। कहां पर? कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है, कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया जो कि मध्य प्रदेश में है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था, जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध की विजय के बाद कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। कलिंग युद्ध का विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, अब देखिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में, और फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से इनका शादी भी हुआ था, कुछ क्षेत्र भी इनको दिया गया था। तो ये सब आप थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये था आपका अशोक। अशोक जो था ये प्रायः जनता के संपर्क में रहता था और ये कहता भी था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये सब बात इनके द्वारा कहा जाता था। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? याद रखिएगा, अशोक का जो राज्य सिंहासन जो उसका होता है, राज्यारोहण होता है, वो 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में, और उसके 8 साल बाद ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग को, जब ये कलिंग पर चढ़ाई करती है, तो कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को इन्होंने सदा के लिए छोड़ दिया और युद्ध घोष की जगह इन्होंने धम्म घोष को अपना लिया। भेरी घोष के जगह इन्होंने धम्म घोष यानी कि बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका? तो याद रखिए किसका विकास किया था? तो संस्कृति, कला, साहित्य, इन सबों का विकास किया था। प्रांतीय विभाजन का इनके द्वारा विकास किया गया था। और हिंदू कुश अफगानिस्तान में, हिंदू कुश पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है, जो कि आपका हिमालय का ही पार्ट है ये, तो हिंदू कुश पर्वत तक, एक मिनट, जो पामीर की घाट आप लोग जानते होंगे, पामीर की घाट, वहां से 2-3 पर्वत श्रृंखला निकलती है, एक क्युनलुन है, इधर हिंदू कुश निकल जाता है। तो ये सब आप ज्योग्राफी क्लास में पढ़िएगा। तो हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार था। एक तो संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य विस्तार जो था, ये आपका मौर्य नरेश के बारे में सही है। ठीक है, अच्छा, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो यहां से देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए कलिंग क्या है भाई? बिहार से उड़ीसा और उड़ीसा से साउथ अफ्रीका, आप साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे तो जो ये बीच में कौन था? ये उड़ीसा का कलिंग, मतलब बिहार और दक्षिण को जोड़ने वाला कौन था? तो उड़ीसा में कलिंग था। और इसी कारण से कलिंग पर इनके द्वारा चढ़ाई किया गया था, कलिंग पर अशोक के द्वारा चढ़ाई किया गया था 261 ईसा पूर्व में। और भारी रक्तपात को देखकर इन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया था। तो दोनों सही हो जाएगा।
अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, यानी कि दक्षिण भारत वाले राज्य के बारे में जो बताते हैं अशोक के जो शिलालेख तो बताते हैं, उनमें शामिल कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा दूसरा तथा 13वां शिलालेख। दूसरा शिलालेख तथा 13वां शिलालेख संगम राज्यों के बारे में बताता है। दूसरा तथा 13वां शिलालेख संगम राज्यों के बारे में बताता है। ठीक है। अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। अशोक ने ऐसा आदेश दिया था, अशोक के राज्य आदेश जो उन्होंने आदेश दिया था उनमें कहा था कि धार्मिक निष्ठा आप ना करें, लेकिन जनता के बीच एक सामाजिक समरसता होनी चाहिए, एक सामाजिक लगाव होना चाहिए, जनता के बीच जो है प्रेम और सौहार्द वाला रिलेशन होना चाहिए, ऐसा अशोक ने कहा था। बिल्कुल सही बात है। और उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। अशोक ने धर्म संवर्धन यानी कि धर्म विचार, धर्म के स्थान पर उन्होंने समता यानी कि लोगों में समानता, ऊंच नीच, जाति पाति इन सबको छोड़ करके समता के विचार का प्रसार किया था। तो आई ए और आर दोनों सही है, यानी कि यहाँ दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख आपको मिलता है मास्की अभिलेख में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि कौन से अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक हमें देखने को मिलता है, तो ये आपका मास्की अभिलेख है। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? कौन सा वक्तव्य? देखिए, इन पर बढ़िया पालिश है, तो अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ थे उन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है यानी कि टूटा हुआ नहीं है, अखंड है। स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, स्तंभों का जो साफ्ट है वो सुंडाकार है, और ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। जो स्तंभ थे, प्रस्तर स्तंभ थे, ये शिलालेख वगैरह में आते हैं, लेकिन स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे, याद रखिएगा। अच्छा, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना करी गई। अशोक के द्वारा श्रीनगर, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना करी गई अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रांत, और कुछ प्रांत है और राजधानी उससे रिलेटेड दिया गया है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है उत्तरापथ, अशोक का जो अशोक या फिर मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत थे, प्रांतों की जो राजधानियां थी, तो उत्तरापथ प्रांत की राजधानी था तक्षशिला। दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, दक्षिणापथ यानी कि जो आपका साउथ वाला था उधर स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी तथा प्राची या फिर पूर्वी प्रदेश का राजधानी पाटलिपुत्र था। तो याद रखिएगा उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में। ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, शूद्रों के लिए अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो याद रखिएगा ये इन्होंने लिया था उपगुप्त से। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे साल निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। ठीक है, अब देखिए किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये था आपका तिस। याद रखिएगा ये कौन था? आपका तिस था। श्रीलंकाई शासक तिस ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश करी थी। किस जैन ग्रंथ में? तो याद रखिएगा परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है।
आषाढ़ महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, यानी कि फिस्कल ईयर आरंभ होता था। आषाढ़ महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष शुरुआत होती थी मौर्यों का। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है। तो किन किन, तो याद रखिएगा आपका चोलों का जो है चोल जो कि दक्षिण भारतीय साम्राज्य वाले थे। ठीक है, तो चोल का उल्लेख अशोक के शिलालेख में देखने को मिलता है, जबकि पांडे का भी उल्लेख देखने को मिलता है, सत्यपुत्र का भी देखने को मिलता है और केरल पुत्र का देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, इन सब दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है अशोक के शिलालेख है। अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो याद रखिएगा अशोक के काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि प्रवर्तित हुई थी। ठीक है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। वह निम्नलिखित में से अफगानिस्तान में, कहां पर? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान देश में पाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए कहा जा रहा है अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो याद रखिएगा मिर्जापुर के समीप चुनार की खानों से अत्यंत पालिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ को यहाँ से मतलब इसके टुकड़ों को, एकल टुकड़ों को यहाँ से निकाला गया मिर्जापुर के समीप चुनार खानों से। ठीक है, आज याद रखिएगा भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उक्ति मेगास्थनीज की थी। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा। ठीक है, आगे देखिए किस मौर्य सम्राट ने, ये मेगास्थनीज बताएगा कि भारतीय लिखने नहीं जानते थे तो वो अलग बात है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो याद रखिएगा ये बिंदुसार के द्वारा कहा गया था। देखिए बिंदुसार के द्वारा एक सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का अनुग्रह किया गया था। तो सीरिया के एंटियोकस ने अंजीर और शराब भेजा लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहत शिलालेख। ठीक है, 13वां बृहत शिलालेख जो अशोक का 13वां बृहत शिलालेख है उससे हमें कलिंग की चढ़ाई के बारे में, अशोक के कलिंग की चढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा करी थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने ऐसी घोषणा करी थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख में जो घोषणा है उस घोषणा से युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है आपके कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, ऐसा अशोक के छठे शिलालेख में देखने को मिलता है। देखिए ध्यान से याद रखिएगा कि किस शिलालेख में, यानी कि अशोक के छठे शिलालेख में अशोक का यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य यानी कि मेरे अधिकारी मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा था। आगे देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। तो याद रखिएगा प्रादेशिक, उसके बाद राजू, तब युक्तक। प्रादेशिक, राज, युक्तक। ठीक है, ये रहेगा। आगे देखिए वेस्टी क्या है? वेस्टी क्या है भाई? तो वेस्टी एक बेगारी था। क्या? बेगारी, यानी कि काम करोगे लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, बेगारी। वेस्टी क्या था? एक बेगारी था मौर्य काल के समय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, याद रखिएगा।
अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना मौर्य स्तंभ थे। जो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना मौर्य स्तंभ, ठीक है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो ऐसा आपके मिलता है बांग्लादेश के महास्थान से, उत्तर प्रदेश के शाहगौरा के अभिलेख से। याद रखिएगा, देखिए बांग्लादेश के महास्थान तथा उत्तर प्रदेश के सोहगौरा अभिलेख से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है, ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र तथा संघमित्रा दोनों को भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र तथा संघमित्रा दोनों को भेजा था, ठीक है। याद रखिएगा, अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में ही है, यहाँ से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि का। खरोष्ठी लिपि का अशोक के पाकिस्तान के मनसेहरा तथा शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक सर एकुना जो कि कांधार अफगानिस्तान में है, अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कांधार से यानी कि सर एकुना से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित था। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो था ये 15 अधिकरणों में विभाजित था, ठीक है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्त अंग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था, ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो था मेगास्थनीज भारत आया था। किस निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो अशोक का नाम उल्लेख हुआ है गुर्जरा के मास्की अभिलेख में, ठीक है। अब देखिए, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो याद रखिएगा, महावंश में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में? तो बौद्ध ग्रंथ महावंश में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है, ठीक है। अच्छा, कहा जा रहा है किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये आपका कंगनहल्ली था। याद रखिएगा, कंगनहल्ली उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है, कंगनहल्ली, ठीक है। अब हम देखेंगे मौर्य उत्तर काल और गुप्त पूर्व काल, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद का काल और गुप्त साम्राज्य के पहले का समय काल को हम मौर्योत्तर काल और गुप्त पूर्व काल कहते हैं। और इसके समय काल की बात करें तो 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक है, ठीक है। 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी। देखिए, 322 ईसा पूर्व से 185 तक किसका शासनकाल? मौर्य काल। और 319 से लेकर के आगे 319 ईस्वी से लेकर के गुप्त काल आता है। तो 185 ईसा पूर्व से 319 तक के काल को कहा जाता है मौर्योत्तर काल और गुप्त पूर्व काल। तो इस समय जो भी यहाँ पर घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के चर्चा करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र ने करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में करी थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना करी थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। कण्व वंश या फिर कान्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। कण्व वंश या फिर कान्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। याद रखिएगा, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। अब देखिए, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के
रूप में काम किया था। सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन, याद रखिएगा, सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। निम्नलिखित में से वह कौन महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था? तो यह आपका कनिष्क था। याद रखिएगा, कनिष्क जो कि कुषाण नेता था और ये बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो है किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा, भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो विकसित हुई वो भारत और ग्रीक शैली की मिश्रण थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा, पुरुषपुर जो है पेशावर का दूसरा नाम है। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला था, जो कि भारत ग्रीक की शैली का मिश्रण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला थी। ठीक है। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाई गई। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। याद रखिएगा, मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का अधिकतर संग्रह है। ठीक है, अधिकतर संग्रह है। किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, लेकिन सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला जो था इंडो बैक्टीरियन शासक थे। ठीक है। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा के बने थे, लेड के बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन अगर बात करें तो नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये सब कनिष्क के समकालीन थे। याद रखिएगा, जो कि एक कुषाण शासक था कनिष्क, उसके समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, सबके सब। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? तो ये था आपका सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ करी थी। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय रंगमंच पर पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया। भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया। भारतीयों का जो महान रेशम मार्ग सिल्क रूट है, इसका शुभारंभ कनिष्क के द्वारा किया गया। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन हमने अभी देखा, चरक कनिष्क का राजवैद्य था, राज चिकित्सक था, और नागार्जुन भी कनिष्क का समकालीन था, तो इसी के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, 78 ईस्वी में किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। ठीक है, याद रखिएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश की ओर शुरू किया। आंध्र में शुरू किया। सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन या फिर प्रतिष्ठान थी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाल जो कि सातवाहन नरेश था, इसने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। हाल के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रचना है गाथा सप्तशती। हाल एक सातवाहन नरेश थे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा
प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अब हम देखते हैं कि कुछ राजवंश दिए गए, उस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है कि सही कालक्रम क्या होगा, सही कालक्रम क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आएगा शुंग वंश, क्योंकि शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो सबसे पहले शुंग वंश आ जाएगा। शुंग वंश के बाद सातवाहन आएगा, सातवाहनों के बाद गुप्त और गुप्ताज के बाद चोलाज। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले शुंग वंश, शुंग के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त वंश और गुप्त के बाद चोलाज। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही और भारत पर सबसे पहले किसके द्वारा आक्रमण किया गया? तो बैक्ट्रियन या फिर ग्रीकों के द्वारा, बैक्ट्रियन या फिर ग्रीकों के द्वारा भारत पर। अब कुछ शासक है और उसके रिलेटेड कुछ उपाधियां हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है शासक अशोक, और उसको प्रियदर्शी भी कहा जाता था। शासक अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। शासक अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र भी कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र भी कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के नाम से जाने जाते थे। तो याद रखेगा, अशोक प्रियदर्शी, कनिष्क देवपुत्र, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। महेंद्रादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था आपके 58 ईसा पूर्व से। हमने इसके बारे में पहले भी बात किया हुआ है। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ये सब जो है मेन संवत थे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत कब स्टार्ट हुआ? 78 ईस्वी में। गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ? 320 ईस्वी में। और कली संवत कब स्टार्ट हुआ? 3102 ईसा पूर्व में। इसके बारे में हमने पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था किसका? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। सातवाहनों का था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश का शासन हुआ। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश का शासन हुआ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो याद रखिएगा, पैन चाओ ने। चीनी जनरल पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था। पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी करने वाले थे कुषाण शासक। तांबे के सिक्कों को जारी करने वाले कुषाण शासक थे। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल सही बात है। कुषाण जो है फारस की खाड़ी, यानी कि ईरान वाला पार्ट है, तो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे कुषाण। लेकिन उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये बिल्कुल गलत है। चोलों का नौसेना बहुत उच्च क्वालिटी का था। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखिए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या फिर यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे हम गांधार कला शैली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गांधार कला शैली कहते हैं। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? मतलब महायान शाखा का अनुयायी था। याद रखिएगा, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। ठीक है, महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, महायान शाखा का। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना अगर कहें तो चतुर्थ बौद्ध संधि थी, जो कि कश्मीर में के कुंडल वन में हुआ था पहली शताब्दी में। ठीक है, अब आगे देखिए, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो था ये आपके पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे आपके पतंजलि ऋषि। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था। रुद्रदमन की इसके बारे में हमने बात भी किया है। अच्छा, किस राजा के शासनकाल में? ठीक है, शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो याद रखिएगा, गोंदो फिरनस इसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं।
किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो याद रखिएगा ये किया था कड़फिसस द्वितीय ने। कड़फिसस द्वितीय ने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण मुद्राएं। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने? तो याद रखिएगा शकों ने क्षत्रप प्रणाली का आरंभ किया था, ठीक है, शकों के द्वारा। आगे देखिए, त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि से किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शक वंश के शासक जो अपने आप को मुक्तिदाता यानी कि त्रातार की उपाधि को उन्होंने धारण किया था, ठीक है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था यूनानियों के द्वारा, उसके बाद शकों के द्वारा, तब लास्ट में कुषाणों के द्वारा। याद रखिएगा यूनानी, शक तथा कुषाण, ठीक है। भारत में पहली बार सैनिक शासन तो व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। याद रखिएगा ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया राज्य। क्या? बैक्टीरिया राज्य। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कारसापन। याद रखिएगा चार धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्के को कारसापन कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ तमिल एवं चेरों ने व्यापार आरंभ किया। सबसे पहले रोम के साथ तमिल तथा चेरों ने क्या किया? व्यापार प्रारंभ किया। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में जो है कौन असत्य है? तो याद रखिएगा मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह जो थे वो आपका बारबैरिकम था, अरिकमेडु था, बेरीगाजा जो कि भड़ौच में पड़ता है वो था, लेकिन कोचीन नहीं था। याद रखिएगा मौर्योत्तरकालीन जो प्रमुख बंदरगाह थे बारबैरिकम, अरिकमेडु, बेरीगाचा जो कि भड़ौच में था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकमेडु को। किसे? अरिकमेडु को। याद रखिएगा अरिकमेडु को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बुक के लेखक कौन है? तो आपको बताना होगा, ये अज्ञात लेखक थे, ठीक है। अज्ञात मतलब इसका अभी तक खोज नहीं हुआ पाया, लेकिन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है अरिकमेडु को, ठीक है, अरिकमेडु को। तो मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना करी? ये था आपका डेमेट्रियस, ठीक है। कौन था? डेमेट्रियस। मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना करने वाले थे डेमेट्रियस। कौन थे? डेमेट्रियस, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कहा जा रहा है कि किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गए थे? तो ये थे आपके मिनांडर। कौन? मिनांडर, राजा मिनांडर जो थे वो अपने उत्तरार्ध में मतलब लास्ट दिनों में पुत्र के हाथ में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से और कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल पैन चाओ थे। कौन थे? पैन चाओ, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष, ठीक है। कौन था? अश्वघोष। देखिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडो ग्रीक को क्या कहा जाता है? हिंद यवन, ठीक है। शक को स्थितियन शासक भी कहते हैं और पार्थव पल्लव कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा इंडो ग्रीक, हिंद यवन जो हम कहते हैं, शक स्थितियन और पार्थव जो होता था पहलव कहलाते हैं। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ राज्य है उसकी राजधानी है। तो शुंग राज्य की राजधानी विदिशा होती थी। शुंग राज्य की राजधानी विदिशा, चेदी की राजधानी कलिंग, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन और कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर जो कि पेशावर है, पुरुषपुर या फिर पेशावर। देखिए शुंग वंश की राजधानी, शुंग राज्य की राजधानी विदिशा, चेदियों की राजधानी कलिंग, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन और कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर, पुरुषपुर या फिर पेशावर, ठीक है। याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या फिर सीजर की उपाधि धारण करी थी? तो ये करा था कुषाण शासकों ने। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण करी थी, अच्छा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका तथा तोरण द्वार, सांची स्तूप का वेदिका तथा तोरण द्वार जो तोरण द्वार है और भाजा स्तूप, ये सारे के सारे स्थलाकृतियां या फिर ये सारे के सारे आर्किटेक्चर जो है इसका निर्माण शुंग काल में ही हुआ था। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका तथा तोरण द्वार तथा भाजा स्तूप, ठीक है।
ये सभी के सभी शुंग काल में ही इसका निर्माण हुआ। अब देखिए कहा जा रहा है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने बृहद कथा की रचना करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बृहद कथा किसकी रचना है, तो गुणाढ़ की रचना है। और गुणाढ़ किसका समकालीन, सातवाहन नरेश हाल का समकालीन था। ठीक है, अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कहा सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, बिल्कुल गलत बात है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे एक ब्राह्मण राजवंश वाला था, ब्राह्मण जाति से था, तो ये बौद्धों को संरक्षण नहीं देते थे। ठीक है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, क्योंकि बोध गया में शशांक राजा शशांक ने, गौड़ शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, ये सही है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो ये वाला प्राचीन भारत में निम्न में से कौन एक नियमित रूप से सोने के सिक्के किन्होंने चलाए, तो पार्थियंस ने। किसने, सॉरी सॉरी सॉरी, कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों ने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे प्राचीन भारत में। ठीक है, आगे देखिए कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे, तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। अच्छा, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है, तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के उल्लेख हमें मिलते हैं। ठीक है, दोनों के उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी या फिर श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। गलत बात है। ठीक है, हर एक श्रेणी के साथ ऐसा नहीं होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। सही बात है। श्रेणी जो होता था उसका अपने, श्रेणी एक संगठन है। ठीक है, प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, तो श्रेणी जो होता था वो वेतन, काम करने के नियम, क्या क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या आपको करना होगा, कीमत तो कितना दिया जाएगा, तो ये सब सुनिश्चित करता था श्रेणी। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये भी सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं संगम काल को। किसे, संगम काल को। अब संगम काल की अगर बात करें तो संगम काल यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास का एक काल है, दक्षिण भारत के इतिहास का काल है आपका संगम काल, और पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी सदी ईस्वी तक। ठीक है, तीसरी सदी ईस्वी तक। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी या फिर पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था, तो सेन गुटवन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, भूल भी जाते हैं लोग, तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध जो चेर शासक सेन गुटवन था, इसने कन्नगी या फिर पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। कन्नगी या फिर पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा का मणिक मिकलई नामक गौरव ग्रंथ तमिल भाषा का मणिक मिकलई नामक गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से, और मणि मिकलई नामक गौरव ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, तो ये आपका है तोलक्कापियम। ठीक है, तोलक्कापियम जो कि संगम युगीन संगमकालीन साहित्य में ये आता है। संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण तोलक्कापियम। ठीक है, तोलक्कापियम। आगे देखिए कहा जा रहा है कि किस निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो संगम साहित्य में चेरों का, चोलों का, पांड्यों का इनका उल्लेख हुआ है, लेकिन कदम्ब शासक का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, संगम साहित्य में। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था, तो संगम युग में उरैयूर कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम साहित्य में, संगम युग में उरैयूर जो था वो कपास के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अच्छा, तोलक्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तो तोलक्कापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलक्कापियम ग्रंथ व्याकरण काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल तमिल भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल तमिल भाषा में है। ठीक है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका पांड्य संगम युगीन राज्य, जो कि संगम युगीन राज्य पांड्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। 3 संगम का आयोजन हुआ था, ये याद रखिएगा। 3 संगम का आयोजन। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, तो ये लिखा था मामलू नार ने। याद रखिएगा,
मामलूनार ने ऐसा उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, गंगा की धारा में छिपा रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ राज्य है और राज्य की चिन्ह है। ठीक है, तो संगम काल में जो राज्यों का उल्लेख हुआ है तो वो सब राज्य चेर थे, चोल थे, पांडे थे, लेकिन कदम्ब नहीं थे, ये हमने देखा। अब देखिए, चेरों का जो राजकीय चिन्ह था, चेरों का राजकीय चिन्ह था धनुष, चोलों का राजकीय चिन्ह था बाघ और पांडे के राजकीय चिन्ह था मछली। याद रखिएगा, चेर का राजकीय चिन्ह धनुष, चोल का राजकीय चिन्ह बाघ और पांडे का राजकीय चिन्ह मछली था। पांडे का राजकीय चिन्ह मछली था। ठीक है, मछली। अब देखिए, यहाँ कुछ पुस्तक है और उससे रिलेटेड लेखक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तोलक्कापियम जो कि एक व्याकरण और काव्य की रचना थी, उसके लेखक थे तोलक्कापियर। तोलक्कापियम के लेखक कौन थे? तोलक्कापियर। शिल्पाधिकारम के लेखक थे इलांगो अडिगल। शिल्पाधिकारम के लेखक थे इलांगो अडिगल। मनी मेकलई जो थे उसके लेखक थे शीतलय सतनार और जीवक चिंतामणि के लेखक थे तिरुतक्क देवर। ठीक है, याद रखिएगा, तिरुतक्क देवर। जीवक चिंतामणि जो कि जैन धर्म से संबंधित है, मनी मेकलई जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, मनी मेकलई के लेखक शीतलय सतनार, जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक्क देवर। ठीक है, तिरुतक्क देवर। अब कुछ क्षेत्र है और उनके अर्थ, दक्षिण भारत में कुछ अलग कहा जाता था, उनके अर्थ हम क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। पालई का अर्थ होता है मरुभूमि या फिर निर्जन स्थल। मरुभूमि या फिर निर्जन स्थल। मुल्लाई का अर्थ होता है जंगल। मरुदम का स्थल होता है कृषि भूमि, याद रखिएगा। और नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश। कुरिंजी का अर्थ पहाड़ी, पालई का अर्थ मरुभूमि या फिर निर्जन स्थल, मुल्लाई का अर्थ होता है जंगल, मरुदम का स्थल होता है कृषि भूमि और नेउल का स्थल अर्थ होता है तटीय प्रदेश। कुछ संगम है, जैसे कि 3 संगमों का आयोजन किसमें हुआ था? पांडे के शासनकाल में, तो ये हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, कुछ संगम है और उन संगम का अध्यक्षता किसने करी थी, ये हमें बताना होगा। तो संगम की अध्यक्षता किसने करी? प्रथम संगम का अध्यक्षता अगस्त्य मुनि के द्वारा किया गया था। प्रथम संगम का अध्यक्षता अगस्त्य ने किया। द्वितीय संगम का अध्यक्षता अगस्त्य मुनि तथा तोलक्कापियर जो कि तोलक्कापियम के रचनाकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई थी। प्रथम संगम का अध्यक्षता अगस्त्य के द्वारा, द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगस्त्य तथा तोलक्कापियर के द्वारा, तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा। किसके द्वारा? नक्कीरर के द्वारा। अच्छा, कपाटपूरम या फिर अलवय, कपाटपूरम या फिर अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ आपका तोलक्कापियम। देखिए, द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य तथा तोलक्कापियर, और तोलक्कापियर के द्वारा लिखा गया तोलक्कापियम, तो याद रखिएगा। और द्वितीय संगम कहाँ पर आयोजित हुई? तो कपाटपुरम या फिर अलवय में, यहाँ पर आयोजित हुई थी, संपन्न हुई थी द्वितीय संगम। और इसका एकमात्र शेष ग्रंथ जो बचा वो तोलक्कापियम है, तोलक्कापियम है। ठीक है, अब देखिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। ठीक है, उन्हें आर्य बनाया, इस ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो ऐसा करने वाले थे पांड्य नरेश। कौन? पांड्य नरेश। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के पांड्य नरेश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में लगभग 20 ईसा पूर्व में अपना एक दूत भेजा था। ठीक है, अपना एक दूत भेजा था। तिरुवल्लुवर की रचना कूरल या फिर मुप्पाल को कहा जाता है। तिरुवल्लुवर की रचना कूरल या फिर मुप्पाल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबल किसे कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कूरल या फिर मुप्पाल को कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? सिलप्पाधिकारम को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है सिलप्पाधिकारम को। और सिलप्पाधिकारम के रचनाकार कौन थे? हमने अभी देखा था, इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल। कूरल के रचनाकार तिरुवल्लुवर, जिसे कि तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, तोलक्कापियम के रचनाकार तोलक्कापियर। और मनिक मेकलई के रचनाकार कौन थे? तो मनिक मेकलई के रचनाकार शीतलय सतनार थे। याद रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी मनिक मेकलई को कहा जाता है, जिनके रचनाकार कौन थे? मनिक मेकलई के रचनाकार शीतलय सतनार थे। कुहर या फिर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? कुंवर या फिर कावेरीपट्टनम की स्थापना करिकल ने करी थी। कुहर या फिर कावेरीपट्टनम की स्थापना करिकल ने करी थी। करिकल ने करी थी। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध
में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भी भर सकता है। तो ये कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है कावेरी डेल्टा के उतनी ही जमीन है 7 आदमियों का पेट भर सकता है, इतना उपजाऊ था कावेरी डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कुछ राज्य है और उससे प्रख्यात प्रशासक है, चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो चेर वंश के चेर राज्य का प्रख्यात प्रशासक या फिर जो फेमस था वो सेन गुटवन था। ठीक है, जिसने पत्तनी या फिर कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। सेन गुटवन चेर राज्य का प्रख्यात शासक। चोल का प्रख्यात शासक करिकल था। चोल का प्रख्यात शासक करिकल था, जिसने कि कावेरीपट्टनम की स्थापना करी थी। करिकल। और पांड्य राज्य का जो प्रख्यात शासक था वो था नेंडू जेलियन। पांड्य राज्य का जो प्रख्यात शासक था वो था आपका नेंडू जेलियन। ठीक है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो मोती के सीप पांड्य देश के कोल्चे वाले क्षेत्र से निकलते थे। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार मोती के सीप जो है वो पांड्य देश के क्षेत्र कुल्चे से निकलते थे। कोल्चे से निकलते थे। अच्छा, गाय या फिर अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को वीरकल या फिर नाडुकुल कहा जाता था। ठीक है, गाय या फिर अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को वीरकल या फिर नाडुकुल कहा जाता था। अब देखिए, कहा जाता है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या फिर कार्तिकेय। याद रखिएगा, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन जो है वो आपके स्कंद देवता या फिर कार्तिकेय के वैदिक देवता के सदृश हैं। ठीक है, सदृश हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि समकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगमकालीन साहित्य में कोन, को तथा मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अच्छा, कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो इसे याद रखिएगा, ये आपका तोंडी तथा मुसिरी संगमकालीन पत्तन थे। ये तोंडी और मुसिरी ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित थे, पश्चिमी ये वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे आपके तोंडी तथा मुसिरी। ठीक है, अब देखिए, महाकाव्य सिलप्पादिकारम जिनके रचनाकार कौन थे? या फिर से याद कर लीजिए, इलांगो अडिगल किससे संबंधित है? तो सिलप्पादिकारम जो थे ये कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। अच्छा, मणिमेकलई के लेखक कौन? तो मणिमेकलई के लेखक शीतलय सतनार थे। इलांगो अडिगल किसके लेखक? सिलप्पादिकारम के। तो ये हमने संगम साहित्य देखा, अब हम देखेंगे आगे। अब गुप्त काल, ठीक है, तो गुप्त काल का जो समय काल है, गुप्त काल का समय काल की अगर बात करें तो गुप्त काल के समय काल को 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक के काल को गुप्त काल का समय काल कहा जाता है। 319 यानी कि 319 ईस्वी से लेकर बीसी से एडी से लेकर के 540 एडी तक को गुप्त काल। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक जो है ये श्रीगुप्त को कहा जाता है। और गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त थे सामंत कुषाणों के। किनके? गुप्त कुषाणों के सामंत। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, गुप्त वंश के शासक महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले धारण करी थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ अभिलेख है और उससे संबंधित शासक दिए गए हैं, जैसे कि प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख के जो मतलब जिनसे संबंधित है समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड़ स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और मंदसौर अभिलेख बंधु वर्मन से संबंधित है। प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख
प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड़ स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त से, भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से और मंदसौर लेख बंधुवर्मन से संबंधित है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो याद रखिएगा ये आपके कौन थे? आर्यभट्ट थे। गुप्त काल के दौरान, गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट जो थे एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ थे। ठीक है। गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा। देखिए, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। देखिए, इतिहासकार V.A. स्मिथ जो है ये सारे के सारे जो हैं वेस्टर्न कल्चर वाले हमारे जो बड़े बड़े जो महापुरुष या फिर ये महान पराक्रमी को वहां से जाकर के कंपेयर कर दे रहे हैं। भारत का नेपोलियन, अरे नेपोलियन कब का है? समुद्रगुप्त कब का है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये अलग बात है कि हम लोग को इसी से कंपैरिजन करके पढ़ना है। तो चलिए, जो लिखा गया है, जो दिया गया है इतिहास तो ऐसे भी, तो उसी को पढ़ना है। तो देखिए, V.A. स्मिथ ने कहा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ठीक है। गुप्त वंश का राजा, वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका है? तो ये थे आपके स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अजंता कलाकृतियां संबंधित थी गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां संबंधित थी गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। अच्छा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित था। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो आपका था नालंदा विश्वविद्यालय। वो आपका कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। गुप्त काल था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्तकालीन शासक था, इन्हें कविराज कहा जाता था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ अभिलेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम याद रखिएगा, कहोम स्तंभ अभिलेख। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि सक्रोपम किसे कहा गया? स्कंदगुप्त को कहा गया। किस अभिलेख में कहा गया? तो कहोम स्तंभ लेख में। ठीक है, अब देखिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध के मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी थी। कहाँ पर बनाने के लिए? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में बनाने के लिए। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों को हराने के बाद, शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। शकों को हराने के बाद, शकों के उन्मूलन के बाद। ठीक है, अब आगे देखिए। कहा जा रहा है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी की विशेष सिक्के जारी किए? तो चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे शकों को पराजित करने के बाद, और उपाधि भी धारण करी थी विक्रमादित्य की। महरौली, जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। ठीक है,
अब देखिए, फाहियान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त द्वितीय एवं विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे भाई? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से थे एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। याद रखिएगा, धन्वंतरी किसके राज्य चिकित्सक थे? तो याद रखिएगा, राजवैद्य थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें से एक रत्न ये भी थे, धन्वंतरी। अच्छा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी ये राजतंत्रात्मक थी। याद रखिएगा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। फाहियान के द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी, ठीक है, याद रखिएगा, फुकुओकी या फिर फुकोकी, ठीक है, गुप्त फाहियान के द्वारा रचित ग्रंथ फुकोकी में निम्न में किसका विवरण नहीं मिलता है? तो विवरण नहीं मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फाहियान के द्वारा रचित ग्रंथ फुकोकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता की गुफाओं में 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की गुफाओं का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं में 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाओं का निर्माण किसमें हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे अमरकोश के लेखक अमर सिंह। तो ये भी याद रख लीजिएगा, अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। किसके दरबार के से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, तो ये समकालीन किसके हो गए? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत 319 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय तो चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो याद रखिएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का स्टार्ट किया था, लगभग 319-20 के आसपास में। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का राजदरबारी था? तो समुद्रगुप्त का राजदरबारी था। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो हरिसेन था ये समुद्रगुप्त का राजदरबारी था, दरबारी कवि था। ठीक है, दरबारी कवि था। ठीक है, अब देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था उस समय ये। ठीक है, तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग से कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ठीक है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है। याद रखिएगा, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अच्छा, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? तो कालिदास जी ने। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखे? किनके द्वारा लिखा गया? कालिदास जी के द्वारा। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। क्या? उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दान में दिए। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली के महरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। ठीक है, याद रखिएगा। कालिदास के द्वारा रचित मालवी काग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। कालिदास के द्वारा रचित मालवी काग्निमित्रम का नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, उसमें है। ठीक है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की
पुरुषों से बराबरी थी। किस काल में? स्त्रियों की। तो ये था गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अच्छा, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो देखिए, मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी के द्वारा रचित है। अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमोर वर्षियम, ठीक है, विक्रमोर वर्षियम जो है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम जो है, ये सभी के सभी कालिदास जी के द्वारा रचित है, जबकि जानकी हरण कालिदास जी के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है। अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश के बाघ में है। बाघ की गुफाएं जिसे कहा जाता है। ठीक है, बाघ की गुफाएं। अब देखिए आगे देखते हैं, कहा जा रहा है गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया है? तो 319 से लगभग 500 ईस्वी तक। ठीक है, गुप्त वंश ने कब से कब तक? तो 319 से लगभग 500 ईस्वी तक इसका शासनकाल अच्छे से चला। ठीक है, अच्छे से चला। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए। ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के। अब देखिए, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम है। कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम है। अब देखिए, सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला अभिलेख 510 ईस्वी के आसपास का। गुप्त वंश के निम्न शासकों का क्रम बताइए। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का क्रम किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद सबसे लास्ट में स्कंदगुप्त। तो ये क्रम ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ही नंबर हो जाएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है भरतपुर के बयाना से। ठीक है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर भरतपुर के बयाना से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी कि फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का यानी कि फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है, आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन आर जो यानी कि कारण कथन की व्याख्या ऐसा कुछ कर नहीं रहा, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो ये होता था आपके ताम्रलिप्ति पत्तन से। याद रखिएगा, गुप्त काल का ताम्रलिप्ति पत्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक और सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। ठीक है, सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम है और उनका पेशा वगैरह, तो ये लिखा गया है, तो चलिए देख लेते हैं इसे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विशाख दत्त जो है वो नाटक मतलब मुद्रा राक्षस, इसने इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक। ठीक है, तो नाटक से संबंधित थे। वाराह मिहिर जो है वो खगोल विज्ञानी थे, खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त गणित के लिए जाने जाते थे। तो विशाख दत्त नाटक के लिए, वाराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे, चरक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त गणित के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र, विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका उज्जैन। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कहलाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में आपने सुना भी होगा, विक्रम बेताल। ठीक है, चलिए, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ये है आपका अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अच्छा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ठीक है, दशमलव प्रणाली में इसका श्रेय जो है गुप्त युग को है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय जो है वो गुप्त युग को है। ठीक है, गुप्त युग को।
निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? देखिए, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बिल्कुल सही बात है। हुनों का आक्रमण गुप्त वंश के पतन का कारण था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह जो है गुप्त वंश के शासन का गुप्त वंश का पतन का कारण था। लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये सही नहीं है गुप्त वंश के पतन का कारण। ठीक है। अच्छा, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने, तो समुद्रगुप्त ने ऐसा किया था, अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति में अपने को अंकित करवाया था। ठीक है, अंकित करवाया था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये ब्रह्मगुप्त थे। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ब्रह्मगुप्त जो है गणित से जाने जाते हैं। ठीक है, गणित के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लेकिन जो है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऐसा पूछा जाएगा तो ये आप आर्यभट्ट लगाएंगे। वाराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे। ठीक है। अच्छा, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किन से है? तो नवनीतकम का संबंध जो है ये चिकित्सा से है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। किससे? चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे के सिक्के जारी करने वाले पहला गुप्त शासक रामगुप्त थे। कौन? रामगुप्त। अच्छा, कुछ शासक है और उससे संबंधित कुछ अभिलेख दिए गए हैं। तो समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको लिखने वाले थे हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित अभिलेख है महरौली लौह स्तंभ अभिलेख। स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। और बुद्धगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है वो पहाड़पुर ताम्रपत्र है। पहाड़पुर ताम्रपत्र। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ मुद्रा के प्रकार हैं और उससे संबंधित शासक। तो कुमार देवी मुद्रा के प्रकार, कुमार देवी प्रकार के संबंधित शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी प्रकार के जो मुद्रा थे उससे संबंधित शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। वीणा वादन प्रकार के जो मुद्रा हमने देखे हैं, वीणा वादन करते हुए मुद्रा पर अपने वीणा वादन करते हुए मुद्रा पर अंकित करवाया था तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। और चक्र विक्रम प्रकार के जो सिक्के जो जारी हुए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुए थे। और कार्तिकेय प्रकार के जो सिक्के थे वो कुमारगुप्त प्रथम के से संबंधित है। कार्तिकेय प्रकार के कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। ठीक है। अब कुछ शासक और उससे संबंधित उपाधियां। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। महाराजा धीराज की उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद समुद्रगुप्त प्रथम ने अश्वमेध पराक्रम का उपाधि धारण करा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और स्कंदगुप्त को सक्रोपम भी कहा, सक्रोपम की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था या फिर इन्होंने धारण करी थी। ठीक है। तो ये उपाधियां देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त, अश्वमेध पराक्रम, और क्या बोलते हैं कि उसके बाद क्या बोलते हैं कविराज भी इनका उपाधि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का परम भक्त, परम भागवत, और उसके बाद विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, सक्रोपम। तो ये सब याद रखने की चीजें हैं। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि कुछ शासक है और उनकी पत्नियों से संबंधित नाम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इन्हें कि जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, कुमार देवी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, स्कंदगुप्त की पत्नी दत्ता देवी, और रुद्रसेन की पत्नी प्रभावती गुप्त। ठीक है। देखिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों में 12, दक्षिण पाठ में 12 राज्यों पर धर्म विजय समुद्रगुप्त ने करी थी। ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि सर्व राजोच्छेता, सभी राजाओं को उकाड़ फेंकने वाला, सर्व राजोच्छेता की उपाधि किसने धारण करी थी? तो ये धारण करा था समुद्रगुप्त ने। सॉरी, समुद्रगुप्त ने। ठीक है। सर्व राजोच्छेता, सभी राजाओं को उकाड़ फेंकने वाला उपाधि धारण करने वाला कौन था? समुद्रगुप्त। अच्छा, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो ऐसा करने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि
आर्यभट्ट, ठीक है। और आर्यभट्ट के रचना, आर्यभट्ट ने कौन सी रचना करी थी? तो आर्यभट्टिय। आर्यभट्टिय किनकी रचना? आर्यभट्ट की। अच्छा, धन्वंतरी नवीन नवनीत कम चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है गुप्त काल का, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा। और इनके रचनाकार कौन है? तो धन्वंतरी। तो धन्वंतरी जी के द्वारा लिखा गया नवनीत कम। ब्रह्मगुप्त, जो कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया ब्रह्म सिद्धांत, और बाराहमीर के द्वारा लिखा गया पंच सिद्धांत तक। याद रखिएगा, आर्यभट्टिय किनके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट के द्वारा। नवनीत कम चिकित्सा से संबंधित है, धन्वंतरी जी के द्वारा लिखा गया। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया। और पंच सिद्धांतक बाराहमीर के द्वारा, एक खगोल विज्ञानी थे, उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब आगे देखिए, सुदर्शन झील, जिनका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मती पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, और कि दूसरी बार मरम्मती किसने करवाई थी? तो दूसरी बार इसकी मरम्मती करवाने वाले थे स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, उसकी पहली बार मरम्मती जो है रुद्रदमन ने करवाई, शक शासक रुद्रदमन। और दूसरी मरम्मती उसकी स्कंदगुप्त ने करवाई थी, दूसरी मरम्मती स्कंदगुप्त ने करवाई थी, ठीक है। अब देखिए, कुछ प्रशासकीय विभाजन है और उसके प्रशासक। तो देखिए, प्रांत उस समय गुप्त काल में जो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति के जो प्रशासक होते थे उसे उपरीक कहा जाता था। याद रखिएगा, भुक्ति के जो प्रशासक होते थे उसे उपरीक कहा जाता था। जिला को विषय कहा जाता था, और विषय के जो प्रशासक होते थे, विषय को देख रेख करने वाले, जैसे अभी कलेक्टर होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसी प्रकार से जिला का जो प्रशासक होता था, विषय का प्रशासक होता था विषयपति, नगर का प्रशासक होता था नगरपति, और ग्राम का प्रशासक होता था ग्रामिक। याद रखिएगा, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, उस समय प्रोविंस को भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति के प्रशासक थे उपरीक। जिला को कहा जाता था विषय, और विषय के प्रशासक होते थे विषयपति, नगर के प्रशासक नगरपति, ग्राम के प्रशासक ग्रामपति, ग्रामिक, ठीक है, ग्रामिक। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो महासंधि विग्रहक, ये युद्ध व शांति का मंत्री होता था। महासंधि विग्रहक जो है, ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था। महादंडनायक जो होता था, वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक जो है, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। तो ये जो अधिकारी थे उस समय के गुप्त शासन के, गुप्त साम्राज्य के जो अधिकारी थे, संधि विग्रह के युद्ध तथा शांति का मंत्री होता था। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। लेकिन महाश्वपति करके कुछ अधिकारी उस समय नहीं देखने को मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। आगे चल के इसमें बहुत सारे और अधिकारी हैं, तो ये जो है यहाँ पर यही देखेंगे। अच्छा, कुछ क्षेत्र भूमि है और कुछ भूमि है, और उससे संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि क्षेत्र भूमि क्या होता था भाई? तो जो क्षेत्र भूमि होता था वो कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि जो होता था, भूमि और उसके प्रकार, तो वास्तु भूमि जो होता था वो निवास करने योग्य भूमि होती थी। अप्रहत भूमि जो होता था वो जंगली भूमि को कहा जाता था। और जो खिल भूमि होता था, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होती थी। तो क्षेत्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, वास्तु भूमि रहने लायक भूमि, अप्रहत भूमि जंगली भूमि, और खिल भूमि होता था कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। गुप्त शासन के दौरान ये सब कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो किरातर जूनियम जो है, ये भारवी, तो ये भारवी के द्वारा लिखा गया है। मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा, 10 कुमार चरित ये दंडिन के द्वारा, और लेकिन प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ रवि कीर्ति लिखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ कहता है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो बाघभट्ट है वो अष्टांग हृदय। आगे देखिए, कामंदक के द्वारा नीतिसार लिखा गया। उसके बाद विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है। बाघभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय, कामंदक के द्वारा नीतिसार। लेकिन भर्तृहरि जो है वो जो क्या बोलते हैं, भर्तृहरि के द्वारा मेघदूतम नहीं लिखा गया है, ठीक है। मेघदूतम किसके द्वारा लिखा है? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। कालिदास जी के द्वारा, जैसे कि हम जानते हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब क्या है? कालिदास की रचनाएं हैं। लेकिन ये भर्तृहरि जो है
तो भर्तृहरि के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो याद रखिएगा बाघभट्ट जी के द्वारा अष्टांग हृदय, कामंदक के जी के द्वारा नीतिसार, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, तो ये याद रखिएगा। वहीं पर हमने अभी देखा ऊपर में मृच्छ कटिकम जो है, मृच्छ कटिकम किनके द्वारा लिखा गया है, सुद्रक जी के द्वारा। किरात किरात किरातर जूनियम, किरातर जूनियम जो है ये रचना है किसकी, किनकी, तो भारवी की। 10 कुमार चरितम ये दांडिल की रचना है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की है, लेकिन रवि कीर्ति की नहीं है। किनकी, रवि कीर्ति की नहीं है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि हाँ, यहाँ पर है कुछ दिया गया है कि सृष्टि को क्या कहते थे, ये सबको तो नाम कुछ है। श्रेष्ठी साहूकार होते थे, श्रेष्ठी साहूकार होते थे। सारथिया जो होते थे वो व्यापारी होता था। कुलिक जो होता था वो शिल्पी या फिर कारीगर, और कायस्थ जो होता था वो लेखक होता था। ठीक है, मिहिर कुल का संबंध, मिहिर कुल का संबंध जो था वो था किससे, तो हुनों से था। मिहिर कुल का संबंध हुनों से था। ठीक है, हुन से था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले मौखरी थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे, मौखरी थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जिनमें कि आपको उन सबके नाम भी याद होने चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तो विक्रम बेताल भी आपने सुना होगा, तो बेताल भट्ट भी इन्हीं के राज दरबार में नवरत्न में से एक था। ठीक है, बेताल भट्ट था। फिर वो आपने अभी देखा क्या बोलते हैं, वाराह मिहिर वगैरह के बारे में। ठीक है, वाराह मिहिर को देखा, हरिसेन, हरिसेन देखे, वारुची, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, कालिदास, शंकु, बेताल भट्ट, तो ये सब इनके नवरत्न होते थे, दरबार में नवरत्न कहलाते थे। आगे देखिए, कुतुब मीनार के निकट, कुतुब मीनार के निकट जो क्या बोलते हैं कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण। देखिए, आज से लगभग ये हम लगा ले तो 1700-1800 साल पहले की ये बात है कि लौह स्तंभ उस समय लगाया गया है, और उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो वैज्ञानिक का ध्यान इसीलिए ये खींच रहा है, उसकी जंग रोधकता के कारण कि आखिर ऐसा इसमें कौन सा एलॉय मिलाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति जो कि भुक्ति को प्रांत कहा जाता था उस समय, और प्रांत के जो प्रशासक होते थे उसे क्या कहा जाता था, ऊपरी कहा जाता था। तो कहता है पुंड्रवर्धन भुक्ति जो थी वो अवस्थित कहां पर थी, तो वो अवस्थित था उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन उत्तर बंगाल में अवस्थित था। कहां पर, उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा का चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। तो गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, तो याद रखिएगा ये बाघ की गुफाएं में। तो आप अजंता के समान या उसके जैसा गुफाएं मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार से। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये था आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि भी इन्होंने धारण करी थी। ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें 10पुर शिलालेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें 10पुर शिलालेख से मिलती है। आते हैं गुप्तोत्तर काल, या फिर जिसे वर्धन वंश का काल कहा जाता है। देखिए, वर्धन वंश का काल या फिर गुप्तोत्तर काल, गुप्त साम्राज्य का जब पतन होता है लगभग 540 ईस्वी के बाद से गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, और वहां से लेकर 647 तक चलता है गुप्तोत्तर काल या फिर वर्धन वंश काल। बोलिए, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने करी। थानेश्वर में वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन के द्वारा करी गई। अच्छा, यहाँ पर राज्य दिया गया और उससे संबंधित राजधानी दी गई है। तो चलिए देखते हैं। वर्धन राज्य की राजधानी थानेश्वर, मौखरी राज्य की राजधानी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी पुरी का, और मैत्रक की राजधानी वल्लभी। वर्धन की राजधानी थानेश्वर, मौखरी की राजधानी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी पुरी का, और मैत्रक की राजधानी वल्लभी। ठीक है, वल्लभी। अब कुछ राजवंश है और उससे संबंधित संस्थापक है। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति थे। अभी हमने देखा वर्धन वंश के संस्थापक कौन भाई, तो पुष्यभूति थे। और मौखरी वंश के संस्थापक ईशान वर्मा ही हैं। मौखरी वंश के संस्थापक जो हैं वो ईशान वर्मा ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन, तो वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति, और मैत्रक के संस्थापक जो हैं वो आपके भट्टार्क हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैत्रक राजवंश के संस्थापक हैं भट्टार्क। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, मौखरी वंश के संस्थापक ईशान वर्मा, वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति, और मैत्रक के संस्थापक भट्टार्क। ठीक है, भट्टार्क। अब हम आगे देखेंगे। कहा जा रहा है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो कदम्ब राज्य की स्थापना किसने करी, मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी बैजयंती या फिर बनवासी को बनाया। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो ये थे आपके हर्षवर्धन। अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। ठीक है, संस्कृत का महान। हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के
समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के समय आया था वेनसांग, याद रखिएगा। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके हर्षवर्धन को। द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। बाणभट्ट किस सम्राट का राजदरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का। बाणभट्ट, और इसने ही हर्षचरित की रचना भी करी है बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, हर्ष तथा, तो ये हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से मिलता है। प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ये उपाधियां जो थी प्रभाकर वर्धन की थी। प्रभाकर वर्धन की, किसकी? प्रभाकर वर्धन की, याद रखिएगा। प्रतापशील, हुन हरिन केसरी और उसके बाद महाराजाधिराज, ऐसी उपाधियां जो थी वो प्रभाकर वर्धन की थी। प्रभाकर वर्धन की। अब देखिए, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। सकल उत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया भाई? तो ये कहा गया है आपके हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को कहा गया है। वेनसांग ने शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा। वेनसांग ने शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा। ठीक है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भूभाग पर हर्षवर्धन का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। अब देखिए, बंगाल का कौन सा शासक? तो शशांक। बंगाल का शासक शशांक हर्ष का समकालीन था। बंगाल का शासक शशांक हर्ष का समकालीन था। अच्छा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। अब देखिए, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। ठीक है, हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने करी थी। हर्षवर्धन के अग्रज यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने करी थी। गौड़ नरेश शशांक ने करी थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में करी थी। अब देखिए, जो हर्षवर्धन है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। हर्षवर्धन जो है अपने वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो है ये आपके कहाँ पर? ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है, सीधी सी बात है। अब देखिए, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध नगर था। कभी बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कभी बाणभट्ट जो था ये थानेश्वर का ही निवासी था। कभी बाणभट्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि नागनंद के रचनाकार कौन थे? तो नागनंद के रचनाकार हर्षवर्धन थे। नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन थे। अच्छा, सम्राट हर्षवर्धन के दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया गया था। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन।
नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सब नाटकों के नाटककार हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया। गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया। और हर्षवर्धन किससे पराजित हो गए थे? पुलकेशिन द्वितीय से, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण उनकी सीयू की रचना है। आज भी भारत में वेनसांग को याद इसीलिए उनकी सीयू की रचना के कारण करी जाती है। हर्षवर्धन, अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय वातापी या फिर बादामी का शासक था। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय उनकी पुलकेशिन द्वितीय से हुई थी, और पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो वातापी या बादामी के शासक थे, चालुक्य शासक थे। ठीक है, हर्षवर्धन के, अब देखिए कहा जा रहा है हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुव सेन द्वितीय। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो ये कौन भेजेगा भाई? ये यहाँ पर हर्षवर्धन। ठीक है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो हर्षवर्धन ने भेजा था। किसने? हर्षवर्धन ने। अब देखिए यहाँ बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, चलिए इसे पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वे थे वांग वेन से, याद रखिएगा, वांग वेन से। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है वेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है किसे? वेनसांग को। किसे कहा जाता है? वेनसांग को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वेनसांग भारत में लगभग 14 साल रहा था। वेनसांग के सम्मानार्थ में एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो ये करवाया था कन्नौज में। वेनसांग के सम्मान में और महायान धर्म के प्रचार के हेतु हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक महासभा का आयोजन करवाया था 643 ईस्वी में। याद रखिएगा 643 ईस्वी में। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन किसने रोका था भाई? ये रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, क्योंकि ये पुलकेशिन द्वितीय से ही पराजित हुए थे। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया था? तो ये दिया था हर्षवर्धन ने। नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय, 100 गांवों की जो भी आय होगी दान स्वरूप वो किसको दी? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय को दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य और उससे संबंधित राजधानी। देखिए कहा जा रहा है कि हर्षचरित और कादंबरी जो किससे थे? हर्षचरित, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ये मिस्टेक है, राज्य राजधानी नहीं, जबकि हर्षचरित और कादंबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हर्षचरित और कादंबरी जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। सूर्य शतक मयूर के द्वारा लिखा गया है। और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। तो हर्षचरित, कादंबरी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक भर्तृहरि के द्वारा, सूर्य शतक मयूर के द्वारा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? हर्षवर्धन के दरबार से संबंध जो है कालिदास का नहीं था, क्योंकि हमने देखा ये कालिदास का संबंध कहां से है। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट थे, भर्तृहरि थे, मयूर थे। ठीक है, ये सब थे। अभी हमने देखा कि मयूर के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा कादंबरी देखा हमने, हर्षचरित देखा, तो ये सब है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन ने
किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हर्षवर्धन ने कोई नया शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, बल्कि जो गुप्त शासन प्रणाली था उसमें कुछ संशोधन करके उसी को अपनाया था। ठीक है, अच्छा कौन सही सुमेलित है, यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सही सुमेलित है। तो अवंती जो था, अवंती हर्षवर्धन का, तो यहाँ जो ये दिया गया है कुछ अधिकारी है और उस अधिकारी जैसे कि अभी होता है ना कर्नल जनरल ये सब अधिकारी होते हैं और वो किस क्षेत्र से होता है, तो उसी प्रकार से जो अवंती होता था वो हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, सिंहनाद किसे कहा जाता था, तो सिंहनाद जो अधिकारी होता था, ठीक है, सिंहनाद जो अधिकारी होता था वो सेनापति महासेनापति होता था। कुंतल जो होता था वो अश्वसेना का प्रधान होता था, अश्वसेना का प्रधान या फिर अश्वसेना का सेनापति। ठीक है, तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति होते थे और कुंतल जो होते थे वो अश्वसेना के प्रधान या फिर सेनापति, अश्वसेना का सेनापति होता था। ठीक है, अश्वसेना का सेनापति होता था। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, ऐसा किन्होंने कहा, तो वेन सांग ने कहा। देखिए ऐसा कहा था कि भारतीय लोग गर्म मिजाज हैं और जल्दी गुस्सा आता है, भारतीय स्वच्छता प्रेमी भी हैं, तो ये वेन सांग ने कहा था। किसने कहा था, वेन सांग ने कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि घटी यंत्र, ठीक है, या फिर तुला यंत्र, घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग कब होता था, तो घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेतों की सिंचाई के लिए हर्षवर्धन शासनकाल में। ठीक है, या गुप्तोत्तर काल की बात करें तो घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए होता था, खेतों की सिंचाई के लिए होता था। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है। तो ये कौन सा है भाई, देखिए आपका विनिमय पत्र, जो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्ष उत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी, जो हुंडी को परिभाषित करता है, तो हुंडी होता था एक प्रकार का विनिमय पत्र, आदान प्रदान का पत्र। ठीक है, अच्छा दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ जलाशय की भूमि, एरीपति का अर्थ जलाशय की भूमि। आगे देखिए कहा जा रहा है कि हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 16 से 110 तक, 16 से 110 तक, एक छठाई से लेकर एक 110 तक। ठीक है, 10वां भाग, छठे भाग से लेकर 10वें भाग तक जो है भू राजस्व की सीमा थी, भू राजस्व की सीमा थी। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी, मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। और देखिए सी यू की नामक यात्रा वृत्तांत का संबंध वेनसांग से जुड़ा हुआ है, वेनसांग से जुड़ा हुआ है। अब हम देख लेते हैं प्राचीन भारत से संबंधित कुछ मिसेलेनियस फैक्ट, कुछ मिसेलेनियस विविध प्रश्न। ठीक है, चलिए किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। भारत का दौरा सबसे पहले करने वाले विदेशी यात्री कौन थे, मेगास्थनीज। अच्छा प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। शून्य की खोज किसने करी थी, शून्य की खोज आर्यभट्ट जी के द्वारा करी गई थी। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में क्या लाए जाते थे, तो उपयोग में लाए जाते थे बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां, बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई कब्र जो है घेर दिया जाता था और बड़े बड़े पत्थरों से इन्हें घेर दिया जाता था, मेज के जैसा आकार बना दिया जाता था और भी बहुत सारे आकार जिसको हमने चर्चा किया हुआ है। अब किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो ये है आपका पंचतंत्र, ये है आपका पंचतंत्र। ठीक है, अब देखिए न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है भाई, सिक्कों व धातु मुद्रा लेखा शास्त्र। ठीक है, ऐसा करके कुछ, तो देखिए मुद्रा शास्त्र, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के तहत हम करते हैं, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित थे, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित थे। अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा करी गई, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत हुआ है प्रारंभ आपका 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है। अच्छा अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है, तो चैल्को
चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है ताम्रपाषाणिक युग को। ताम्रपाषाणिक युग को स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास थे। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास थे। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। देखिए वो है आपका मिलिंद पनाहो, याद रखिएगा उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, वो आपका है मिलिंद पनाहो। ठीक है, वो आपका है मिलिंद पनाहो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया हुआ है, क्रो मैग्नन मनुष्य। अब देखिए ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना हमें अरिकमेडु से प्राप्त होती है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अरिकमेडु से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या? तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि। ठीक है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ। अब देखिए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समकालीन, हर्ष के समकालीन बाण भट्ट था, न कि हरिसेन। ठीक है, ये गलत है। नरसिंह वर्मन के समकालीन था दंडी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हरिसेन किसके समकालीन था? तो समुद्रगुप्त के समकालीन था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो याद रखिएगा ये आपको मिलता है रुद्र दमन के अभिलेख में। रुद्र दमन के अभिलेख में। ठीक है, अब देखिए कौन सा बंदरगाह जो है वो पोडुके के नाम से, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो ये अरिकमेडु हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, ताम्राश्म या फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण रखकर दफनाते थे। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। और आगे देखिए भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रामेश्वरम का संबंध कहाँ से है? द्वारका का संबंध कहाँ से? सारनाथ का कहाँ से? महाकाल मंदिर का कहाँ से? ऐसा पूछा जा रहा है। तो रामेश्वरम का तमिलनाडु से, द्वारका का गुजरात से, सारनाथ का उत्तर प्रदेश से, और महाकाल तो जानते ही हैं उज्जैन, महाकाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग जो है हेरोडोटस ने किया था। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम जो है इन सब में नियंडरथाल में, पिल्टगन मानव में, हिडलबर्ग मानव में सबसे नया जो है हमारे हाल का पूर्वज जो क्रो मैग्नन मानव को कहा जाता है। क्रो मैग्नन मानव को कहा जाता है। इतिहास के पिता के हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए प्राचीन नगर तक्षशिला जो है सिंधु व झेलम के बीच में स्थित था। सिंधु नदी तथा झेलम, देखिए सिंधु जो है इस तरह से जा रही है ऊपर ऊपर, और झेलम जो है यहाँ पर निकल करके, तो ये इन दोनों के बीच में आपका तक्षशिला था। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो ये थे आपके चार्ल्स विल्किंस जो थे, ये भगवत गीता का इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। अब देखिए प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो देखिए ये ऐसा था साहगौरा ताम्रपत्र में। किसमें? साहगौरा ताम्रपत्र में ऐसा था कि देखिए खाद्यान्न को देश संकट काल के समय के लिए बचा करके रखना जरूरी है। अच्छा, कहा जा रहा है कि सही कालानुक्रम क्या है? आने का सही कालानुक्रम कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ऐसा करके यहाँ पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए नगर संस्कृति जो है सबसे पहले आपकी नगरीय संस्कृति के बाद लोहे का हल बना। लोहे का हल के बाद आपका आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, और उसके बाद सोने के सिक्के जारी हुए। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, नगर संस्कृति, लोहे का हल, लोहे के हल के बाद आहत मुद्रा व चांदी के सिक्के तथा सोने के सिक्के सबसे लास्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी आपका खरोष्टी लिपि। ठीक है, दाईं से बाईं ओर, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी लेफ्ट
लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, खरगोशली थी। ठीक है, देखिए कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन सा था? मणिग्राम था। ठीक है, याद रखिएगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिन अंकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिन अंकित करना हो तो आपका वर्ष हो जाएगा 600 वर्ष, 600 मतलब 600 के आसपास। क्यों? देखिएगा, विक्रम संवत और पुलकेशिन को जो बादामी शक संवत और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है? 135 साल का लगभग। तो हो जाएगा क्या? तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं कि किस प्रकार का जो डिफरेंस है ये सब शक संवत में, विक्रम संवत में, ठीक है, इन सब पर हमने चर्चा किया हुआ है। गुप्त संवत में चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ पर दिया गया और उससे संबंधित कुछ दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। कहा जा रहा है गुप्त लोगों का, गुप्त वंश का, गुप्त काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कलाकृति है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। हम लोग जानते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में। चंदेलों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है खजुराहो। चालुक्यों का क्या है भाई? चालुक्यों का है आपका क्या बोलते हैं कि ये बादामी, ठीक है, बादामी वाला। और पल्लवों का पनमल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कुछ राज्य है और उससे संबंधित राजधानी है। तो राज्य और राजधानी, चेरों की राजधानी तो करयूर या फिर वंजी। ठीक है, याद रखिएगा, करयूर या फिर वंजी। चोल की राजधानी पुहर या फिर कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर, चोल की राजधानी। और पांड्य की राजधानी थी कोकई या फिर मदुरई। सॉरी। मुद्रा राक्षस नाम पुस्तक के लेखक कौन? तो वो विशाख दत्त थे। ठीक है, मुद्रा राक्षस नाम के लेखक के पुस्तक कौन थे? विशाख दत्त थे। अच्छा, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये था कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा? तो कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसा है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र, बिहार महान धार्मिक केंद्र सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सबके लिए। ठीक है, महान धार्मिक केंद्र। अब देखिए कहा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, हिंदू धर्म का गीता, मुस्लिम धर्म का कुरान, बौद्ध धर्म का धम्मपद, जैन धर्म का बाइबिल नहीं। ठीक है, जैन धर्म का आगम होता था। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो मालवी काग्निमित्रम कालिदास जी के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, सौंदरानंद अशोक घोष के द्वारा, लेकिन कर्पूर मंजरी जो है ये हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया है। हर्ष का हमने देखा था, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब देखा था ना, तो ये है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मानव के द्वारा प्रयुक्त धातु सबसे पहला कौन था? तो तांबा था भाई, तांबा सबसे पहले यूज में लाया गया था। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो ये प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही बात है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यापन शुरू हो चुका था। अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, पांचवी शती ईस्वी में कोण के ज्या मतलब कि जो साइन का सिद्धांत शुरू हुआ, साइन का एंगल, ठीक है, साइन का एंगल सिद्धांत ज्ञात था पांचवी शती में, और क्योंकि उस समय आर्यभट्ट वगैरह थे। तो सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी सही है, ये भी सही है, 1 3 4, लेकिन वो दूसरा वाला जो कि प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था ये गलत है। अब आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति, याद रखिएगा, प्राचीन भारत में यौधेय जो थे एक गणतांत्रिक जनजाति थी। ठीक है, एक गणतांत्रिक जनजाति थे। और प्राचीन भारत के इतिहास में, इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे आपके नाटककार, क्योंकि ये नाटककार थे। भवभूति, हस्तिमल्ल, क्षेमेश्वर ये सब नाटककार थे। इसी